नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए फ्रेंड्स आज के सेट को हम लोग अंतिम प्रहार के रूप में कवर करने वाले हैं। और साथियों मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि कुछ छात्र करते क्या है कि सिर्फ नोट्स को ही कवर कर रहे हैं। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि नोट्स में उस क्वेश्चन को डाला गया है जो बिहार डीएलएड के एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट और जहां से कि क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपके पूछे गए थे, जो क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट हुआ था, उन सभी को जो है नोट्स के अंदर करके आप कलेक्ट करके जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन आप मेनली अगर देखेंगे, अगर आपको 35 अगर आपको स्कोर करना है तो बुक वाला जो भी आपका सेट अपलोड किया जा रहा है इन सभी को आपको जो है अच्छे तरीके से आपको लगाना है। क्योंकि बुक वाला जो आपका सेट है इसमें आप देखेंगे तो क्या है कि मिक्सलेनियस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, यानी ऑल ओवर सभी प्रश्नों को जो है इसमें सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ से क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका बूस्ट होता है। और ये जो मैं आपको बुक वाला जो सेट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इसमें आप देखेंगे तो टू द पैटर्न आपके सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया है। इसलिए मैंने इस बुक को आपको प्रीपेयर किया था और इसका कंप्लीट मैंने आपको पीडीएफ भी दिया था, ताकि इस बुक को अगर आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपके अंतर्गत जो है एक अद्भुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो इस बुक का यही आपका खासियत है कि सारा क्वेश्चन आपका टू द पॉइंट आपको दिया गया है। इसलिए मैंने इस पर जो है ज़्यादा जोर दिया था कि इसको अगर कवर करा दिया जाए तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग जो है बेहतर कर पाएंगे। तो सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे तरीके से आपको लगाना है। टू द पैटर्न आपके सारे क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। क्योंकि आप सभी देखेंगे अगर फिर होगा क्या कि सभी लोग एग्जाम दे करके आएंगे आप लोग 30 मार्च को, और फटाफट आप सभी लोग फोन करेंगे, कॉल करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और ये चीज़ आपको ना करना पड़े, इसीलिए आप सभी लोगों को ध्यानपूर्वक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। और जो भी आपका सेट वगैरह है और जो सिलेक्टिव आपका नोट्स है इन सभी को कंप्लीटली आपको रिवीजन करते रहना है और ध्यानपूर्वक सारे सेट को लगाएंगे। तो इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और सभी प्रश्न आपके सिलेक्टिव टाइप आपको दिया गया है, जो कि इस बुक के अंतर्गत अगर देखेंगे तो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरीके से आपको फॉलो किया गया। इसलिए यही कारण है इस बुक को मैंने आपको प्रीपेयर किया था। तो आइए साथियों हम लोग अंतिम प्रहार के रूप में जो है इसको कवर करते हैं और लगातार हम लोग 2 सेशन को आज के इस क्लास में कवर करेंगे। समय को देखते हुए, समय बिल्कुल भी आपके पास नहीं है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो दोस्तों आज का हमारा जो है पहला क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखेंगे तो पहला आपका क्या है कि आपका विज्ञान का सेशन को हम लोग कवर करेंगे, जिसका कि आपका 20 क्वेश्चन होगा। फिर आपके आर्ट्स का पेपर जो कि आपका जीके का आपका पेपर होगा, इससे फिर हम लोग 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो 40 क्वेश्चन और प्लस आपका 40 क्वेश्चन आपका टोटल देखेंगे तो 80 क्वेश्चन को आज के सेशन में हम लोग जो है कंप्लीटली एक बेहतरीन तरीका से रिवील करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में दिया गया है, एक अशुशक्ति मान है। देखिए एक जो है अशुशक्ति, जिसे हम लोग एचपी कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं, इसके बराबर बताना है साथियों। आप लोगों का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक अशुशक्ति जो होता है ये आपके किसके बराबर होता है। तो देखेंगे तो आपका 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है आप सभी लोगों से जो है बनने चाहिए और बिल्कुल जो है बेहतरीन तरीका से आप सभी लोगों को जो है अटेम्प्ट लेना है इस सारे क्वेश्चन को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक अशुशक्ति बराबर कितना हो जाएगा, 746 वाट। ये सभी क्वेश्चन पर आपको जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम गैस होती है, बताइएगा ईंधन, प्रोपेन, ब्यूटेन सभी का मिश्रण। तो देखिए साथियों पेट्रोलियम अगर गैस की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसमें आपका इथेन होता है, प्रोपेन होता है, आपके ब्यूटेन होता है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो सभी का मिश्रण, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट दिया गया है, एक तत्व के समस्थानिक में, बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक तत्व के समस्थानिक में क्या क्या चीज़ें आपके हो सकते हैं। तो एक तत्व के समस्थानिक में फिर याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है, किंतु न्यूट्रॉन्स की संख्या जो होती है ये आपका भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम लोग कहते हैं समस्थानिक। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एक समस्थानिक में क्या होते हैं, तो आपका प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या आपके भिन्न भिन्न होती है। फ्रेंड्स आप देखेंगे तो आपके पास 10 दिनों का आपका समय बचा हुआ है, जो कि ना के बराबर आप ले सकते हो। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको कमांडिंग कर लेना है। जो भी क्वेश्चन आप रिसेंटली अभी पढ़ेंगे ये 30 तारीख तक आपको डेफिनेटली क्वेश्चंस देखने के बाद इतना आपके माइंड में आ जाएंगे कि कौन सा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कंप्लीटली आप सभी लोग जो है रिवीजन करते रहें लगातार। आप सभी लोग 10 दिन बचा हुआ है, तो जो भी आपने चीज़ों को प्रिपेयर कर लिया हुआ है लगातार आप सभी लोग रिविजन करते रहें। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है, संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्तिगत विशेष की। तो देखिए जो हमारा संतुलित आहार होता है इसमें अगर लगभग देखा जाए तो सभी प्रकार के आपका जो है न्यूट्रिशियंस आपके पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि ये व्यक्तिगत विशेष, मतलब जो बोल सकते हैं आप जो है कि जो संतुलित हमारा आहार है ये निर्भर करता है व्यक्तिगत विशेष की। किस पर डिपेंड करता है ये आपको हमारा पूछा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य पर, आयु पर डिपेंड करता है, आपका जो है व्यवसाय पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन साथ यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न में हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि हरित क्रांति के दौरान
किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा। देखिए दोस्तों, सिलेक्टिव क्वेश्चन भी मैंने इस क्वेश्चन को डाला हुआ था और लगभग अगर आप सभी लोग देखेंगे जो जेन्युइन तरीका से ऑलरेडी जो है शुरू से ही मेरे साथ बने हुए हैं, आप देखेंगे तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो है मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया। अब किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे एक ही क्वेश्चन से मैंने जो है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपको कवर कराया है विद विश्लेषण के साथ। काफ़ी जो है मैंने बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन करके आपको बताया है, ताकि एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए और डेफिनेटली आप देखेंगे तो एक अद्भुत आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन सबसे ज़्यादा बढ़ा था। तो आप देखेंगे तो गेहूं और चावल के क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा बढ़ावा देखने को मिला था। और साथियों, अगर देखा जाए तो पहला नंबर पर हमारा जो आ जाएगा ये आपका गेहूं आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों, बात करें हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एक अमेरिका के वैज्ञानिक है नॉर्मन बोरलॉग, जो कि हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं। जबकि अगर हम बात करेंगे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो इतने पॉइंट को साथियों यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारत में गौ वंश की नस्लें हैं। देखिए फ्रेंड्स, बताना है भारत में गौ वंश की नस्लें हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोटल 25, यानी कि 25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमारा दिया गया है कि कीटों द्वारा ग्रासन, वायुमंडलीय दबाव में कमी, आर्द्रता में कमी, उसके अलावा आपको दिया गया है कि नमी में अधिकता और कवक में वृद्धि दिया गया है। तो साथियों आप देखेंगे तो खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसका मुख्य जो फ्रेंड्स आपका कारण हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, नमी की अधिकता और कवक में आपका हो जाएगा वृद्धि, यानी ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स दिया गया है कि खदानों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है 14% से आपके कम होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खदानों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए, उपयुक्त मात्रा। तो आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14% से आपके कम होने चाहिए। अगला क्वेश्चन रेफरेंस दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है, ये आपको नंबर बताना है। देखिए साथियों, आनुवांशिक अगर रोग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए आपका एक होता है वर्धनता और दूसरा आपका होता है हीमोफीलिया। ठीक है, ध्यान रखना, अगर आपको पूछा जाता है कि कौन सा रोग है जो कि जेनेटिकली क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होते हैं, तो आपका हीमोफीलिया और आपका एक वर्धनता रोग है जो कि जेनेटिकली आपके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपके क्या होते हैं, संचारित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे, ऑप्शन साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको वर्धनता ही दिया रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन इसके पहले नोट्स में आपका डाला गया था जिसमें कि आप देखेंगे तो वर्धनता और हीमोफीलिया आपको दोनों डाला गया था और ऑप्शन सी में आपका दोनों दिया गया था। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, अगर अच्छे तरीके से आपने कवर किया होगा तो ये सभी क्वेश्चन आपके जो है फुल्ली आपसे जो है साथियों बनने चाहिए। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा दिया गया है मैग्नीज बोला जा रहा है कि नोड्यूल प्राप्त होते हैं। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं, ये बताना है कि किससे आपके प्राप्त होते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सागर के तल से जो है आपके मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है। दिया गया है सोना, लोहा, जस्ता, पीतल। फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो सोना जो हमारा होता है एक तत्व के अंतर्गत आता है, लोहा भी आपका तत्व के अंतर्गत आता है, जस्ता भी हमारा तत्व के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा पीतल आपका हो जाएगा, जिसमें कि आप देखेंगे तो कॉपर और जो है जिंक का मिश्रण आपका जो है पीतल आपका होता है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें सोना का जो आपका सिंबल होता है ये आपका AgAu आपका होता है, जो कि आपके गोल्ड कहे जाते हैं। लोहा की अगर हम बात करेंगे तो आपका Fe आपका होता है, जबकि अगर हम जस्ता की बात करेंगे तो ये आपका फ्रेंड्स आपका Zn होता है। तो प्रश्न में आपको याद रखना है कि पीतल एक प्रकार का आपका जो है मिश्रण आपका है, जो कि मिश्र धातु कहे जाते हैं। और पीतल की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे किस किस धातु से मिला करके बनाया जाता है, तो कॉपर और आपके जिंक से आपके मिल करके बने होते हैं। तो ध्यान रखेंगे चीज़ों को। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि पृथ्वी की बोला जा रहा है कि भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध वो धातु है। देखिए साथियों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के जो है बोला जाता है कि भूपट्टी पर जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तत्व की अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा ऑक्सीजन,
जबकि फ्रेंड धातु की बात करेंगे तो आपका सिलिकॉन पहला नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो आपका एल्यूमिनियम आता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है। अगर आपको तत्व पूछा जाता है तो ऑक्सीजन लगाना है, जबकि धातु पूछा जाता है तो सिलिकॉन आपका पहला आंसर होता है। अगर सिलिकॉन नहीं रहेगा ऑप्शन में तो सेकंड आपका एल्यूमिनियम आपका राइट आंसर हो जाता है। तो प्रश्न हमारा कि जो है पृथ्वी के भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है, ये आपको मैं बताना है। तो अधातु के अंतर्गत अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन। ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर देखा जाए तो आपको लग रहा होगा कि मैंने जो है आपको धातु बताया, लेकिन आप सिलिकॉन जो है अधातु के बारे में भी लगा रहे हैं। तो देखिए जो हमारा सिलिकॉन होता है ये आपके अर्धचालक के अंतर्गत आता है, जो कि धातु तथा अधातु के दोनों को गुण को प्रदर्शित करता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो आपके होते हैं अर्धचालक के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखना। इसलिए आपको अधातु भी दिया है या फिर आपको धातु भी रह सकता है, क्योंकि जो सिलिकॉन होता है अर्धचालक होता है, ये धातु तथा अधातु दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा जो है ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। साथियों इसी सिलिकॉन का प्रयोग जो किया जाता है सौर पैनल में किया जाता है, सुपर कंप्यूटर में किया जाता है। तो दो ही मात्रा आपको याद रखना है, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो होते हैं आपका अर्धचालक के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो नेक्स्ट हमारा दिया गया है अमोनिया का रासायनिक सूत्र डैश है। अमोनिया के बारे में बताना है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका NH3 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपके टू द पैटर्न क्वेश्चन है आपके, यही आपके बिहार DLED के एग्जाम्स में आपका जो है लेवल आपके रहने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों आप 10 दिन के अंतर्गत जो है कम से कम आप 5000 प्रश्न को जो है तैयार रखिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है। यानी 5000 प्रश्न कहने का मतलब हुआ कि 5000 प्रश्न कम से कम आपको जो है अच्छी तरीका से देख लेना है, कमांडिंग कर लेना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। क्योंकि आपको गवर्नमेंट कॉलेज अगर आप जो है अचीव कर लेते हैं तो आप 10 से 15 में पूरा DLED को क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जो है कम से कम आप देखेंगे तो लगभग जो है 1 लाख रुपये आपको खर्चा करना पड़ सकता है। हालांकि उतना नहीं जाएगा, मैक्सिमम आपका जो है 70-75 तक में आपका कंप्लीट हो सकता है। उस तरह के अगर जो है कॉलेज आपको प्रीफेयर होते हैं तो ऐसे आप गवर्नमेंट जो है आप फुली अगर कॉलेज को अचीव कर लेते हैं बढ़िया रैंक ला करके तो 10 से 15 में फाइनली आप क्लियर कर सकते हैं। और कैलेंडर भी जैसा कि पता है कि आपको जो है टीचर्स का वैकेंसी का टेंडर आपको BPSC को मिला है, तो डेफिनेटली जो है वैकेंसी भी आपको जो है आते रहेंगे। तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है, ये आपको हमें बताना है। रेयन दिया गया है, नायलॉन दिया गया है, रुई दिया गया है, पॉलीस्टाइरीन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा रुई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संश्लिष्ट रेशा आपके नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दिया गया है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है। देखिए सबसे कम अगर गलनांक की फ्रेंड्स अगर बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, जिसका कि गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। प्रश्न हमारा रेशम का कीट दिया गया ऑप्शन में, रेशम का कीट, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी, लेडी बर्ड, भृंग दिया गया है। तो देखिए निम्न में से कौन सा जो है उपयोगी कीट नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा घरेलू मधुमक्खी फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि उपयोगी कीट आपके नहीं होते हैं। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो मधुमक्खी से हमें मध की प्राप्ति हो जाती है, रेशम की कीट से हमें जो है रेशम की प्राप्ति हो जाती है, लेडी भृंग से जो है क्या होता है कि भौरा जो है एक दूसरे पर बैठते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपका जो है पौधे में क्या होता है कि आपका जो है निषेचन की क्रियाएं हो जाती है। घरेलू मक्खी से ऐसा हमें जो है किसी प्रकार का प्रॉफिट नहीं है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो बताइए दोस्तों आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर एग्जैक्ट आंसर की बात करें तो लगभग आपका 72 बार। ध्यान रखना जो मानव के हृदय होते हैं 1 मिनट में लगभग जो है 72 बार धड़कता है, जबकि 24 घंटा में अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो 1,03,689 बार धड़कता है। ध्यान रखना 1,03,689 बार। लेकिन मैक्सिमम आपको जो है यही पूछा जाएगा कि जो है मानव का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आपका 72 बार 72 बार। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है। ओम, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक आपका ओम मीटर होता है, जबकि प्रतिरोध अगर दिया रहता है तो फिर आपका हो जाता है राइट आंसर ओम, जबकि प्रतिरोधकता पूछेगा तो आपका हो जाएगा ओम मीटर। यानी ऑप्शन हमारा जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए मिक्स प्रैक्टिस करने के बाद यही आपका जो है इसमें होता है कि सारे क्वेश्चन आपके जो है आप देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आने हैं, और बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपके जो है आएंगे। तो आप सभी लोग लगातार जो है
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें। देखिए जो डीएलएड के कैंडिडेट है जो 10+2 इस बार क्लियर करके आप अगर एंटर कर रहे हैं तो आप सभी लोगों को अंदाज नहीं है कि कैसे आपको जो है कम्पिटिटिव टाइप के एग्जाम आपको जो है निकालना है। मेनली अगर देखेंगे आप तो क्या है कि जैसे कि आप तो नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं डीएलएड का, अगर आप बढ़िया कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या फिर कोई भी एग्जाम देते हैं कंपटीशन के क्षेत्र में भी आप लोग आ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन करा करके अभी आप सब जो है 10 क्वेश्चन आपको अगर बोल रहा है कोई कि आपको जो है लड़ा देगा एग्जाम में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो नए कैंडिडेट उसको ये चीज़ जो है समझना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए हमें हमेशा जो है प्रैक्टिस पर ज़्यादातर जोर देता हूँ। और जो जहाँ से क्या होता है कि क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आता है, इन सभी टॉपिक को कवर करना है, यही फाइनली आपके रिजल्ट के लिए जो है इंपॉर्टेंट आपका साबित होता है। तो प्रश्न हमारा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा CaSO4 ½ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 ½ होता है, यानी ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट दिया गया है, एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में, ये आपका डायरेक्शंस का आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसको फ्रेंड्स आप लोग जो है खुद से इसको जो है बना लेना। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर करा दे रहा हूँ। इसका आपका जो है 0 मीटर पर सेकेंड आपका हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शंस का क्वेश्चन दिया गया है, जो चीज़ें कहा जा रहा है आपका, ऊपर में आपका जो है पूर्व होता है, सॉरी ऊपर में आपका उत्तर होता है, नीचे दक्षिण, इधर की ओर आपका पूर्व होता है, इधर की ओर आपका पश्चिम होता है। ये आप सभी लोगों से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि हड़प्पा जो है स्थित है। सेशन वाइज आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो 20 क्वेश्चन आपका फाइनली आपका उधर कवर हो गया है। अब यहाँ से आपको जो है 20 क्वेश्चन आपका शुरू होगा। तो बोला जा रहा है कि हड़प्पा स्थित है। हड़प्पा के बारे में बताना है साथियों, हड़प्पा आपके जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी पर जो है हड़प्पा स्थित है। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम बार हुआ था। देखिए पहली बार जो धातु का प्रयोग हुआ था ये कौन सी धातु का हुआ था, तो ध्यान रखेंगे ये आपका फ्रेंड्स जो है तांबा का हुआ था, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए, काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र दिया गया है। तो महाराष्ट्र में हमारा जो है मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी मिलता है, गुजरात में भी आपका मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर लिखित सभी प्रदेशों में। फ्रेंड्स याद रखना है 99.99 केस में आप देखेंगे तो उपर्युक्त में से सभी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होता है। तो आप जैसे डीएलएड का एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो है नहीं भी आता है तो उपर्युक्त में से सभी वाला को जो है आपको कोशिश करना है लगा देने का। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है। देखिए वनों से हमें कैसे सहायता मिलती है ये आपको नंबर बताना है। तो एग्जैक्टली अगर हम लोग आंसर की बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी का कटाव रोकने से हमें वन से सहायता मिलता है। मिट्टी का अगर कटाव रोका जाए तो वन जो है आपके रहते हैं अच्छी तरीक़ा से। आप देखेंगे तो बाढ़ को रोकने से, वर्षा की वृद्धि में, इस प्रकार से ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा ऊपर लिखित सभी प्रकारों से, यानी ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज लोहा पाया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। जबकि यूरेनियम की बात करेंगे फ्रेंड्स तो झारखंड में जो है जादूगोड़ा नामक एक स्थान है। जादूगोड़ा नामक स्थान में ही जो है सिंहभूम नामक एक स्थान है जहाँ पर कि आप देखेंगे तो क्या है कि यूरेनियम का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो प्रश्न आपके पूछे भी गए हैं कि यूरेनियम का जो है भारत में किस राज्य में जो है उत्पादन देखने को मिलता है। तो आप ध्यान रखेंगे ये जो है हमारे झारखंड के अंतर्गत जो है जादूगोड़ा नामक एक स्थान है जहाँ पर कि यूरेनियम आपका जो है मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि अष्टाध्यायी किसने लिखी है। देखिए अष्टाध्यायी की बात करेंगे साथियों तो ये आपका जो है पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। पहला परमाणु बम गिराया गया था। पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो साथियों याद रखेंगे अमेरिका के द्वारा जो है सबसे पहला परमाणु बम गिराया गया था। और ये जो गिराया गया था आपका हिरोशिमा पर, जो कि जापान के अंतर्गत स्थित है हिरोशिमा। याद रखेंगे ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष में किया गया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का जो संगठन किया गया था किस वर्ष में किया गया था, तो ये जो है आपके राइट आंसर हो जाएगा 1942 को जो है किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का संगठन किस वर्ष किया गया था, तो 1942 में। डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि पूर्व सॉकर
खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं? देखिए पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो किस देश के नागरिक हैं, ये आपको नंबर बताना है। इंपॉर्टेंट रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बताइएगा कि पूर्व सॉकर खिलाड़ी रोनाल्डो जो है किस देश के नागरिक है फ्रेंड्स, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील के है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ब्राज़ील के हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। बोला जा रहा है कि जसपाल राणा का संबंध है, तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। जसपाल राणा का संबंध ये किससे है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग से। जसपाल राणा का संबंध किससे है, तो आपका शूटिंग से है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मेगास्थनीज भारत आया था। देखिए दोस्तों मेगास्थनीज जो है ये कब भारत आए थे, तो मेगास्थनीज जो भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में भारत आए थे। ऑप्शन जो है सी आपका सही हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत आया था जो है किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल के दौरान आए थे। ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अजंता की गुफाएं स्थित है। देखिए अजंता की गुफाएं स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो अजंता और जो है एलोरा की गुफाएं ये महाराष्ट्र के अंतर्गत है। ऑप्शन आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अजंता की गुफाएं कहाँ पर है, तो ये आपके जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत है। ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग जो है यहाँ से अब जो है नेक्स्ट अब लोग जो है सेट में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारा जो है नेक्स्ट सेशन का जो है आपका फिर से यहाँ पर आपका साइंस का क्वेश्चन आपका शुरू होता है। प्रश्न हमारा साथियों कि अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको जो है कवर करा दिया है। आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें। क्या मैंने जितनी भी चीज़ों को कवर कराया था क्या आपका सेट से मैच नहीं कर रहा है। ऑल ओवर आप किसी भी अपसेट को लगाएंगे डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने बेहतरीन तरीका से जो है आपको प्रिपेयर कराया है। तो फ्रेंड्स देखेंगे तो अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाने वाला भाग है, ये सभी क्वेश्चन मैंने फ्रेंड्स आपको जो है ऑलरेडी आपको कवर करा दिया है। अब आप सभी लोगों को किसी प्रकार का डाउट या संशय नहीं होने चाहिए। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम लोग जो है तना को खाते हैं, यानी ऑप्शन फ्रेंड्स आपका ए जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है, प्रश्न फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है। देखिए वातावरण या फिर वायुमंडल की अगर हम बात करेंगे तो नाइट्रोजन हमारा जो होता है ये आपका 78% आपका होता है, जबकि ऑक्सीजन की अगर बात किया जाए तो ये आपके 21% आपके होते हैं। वही साथियों कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.0 आपका जो है 3% आपके होते हैं। तो प्रश्न है कि वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जो कि लगभग आपके जो है 78% आपके पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा साथियों याद रखना आप सभी लोग, क्यों पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र जो है ऑक्सीजन गैस है या गैस है जो कि वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा रेडॉन। रेडॉन जो गैस है ये हमारे वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं। जब भी कभी ज्वालामुखी फटते हैं तो वैसे केस में अगर देखा जाए तो रेडॉन की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील बनाने में लौह के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है। देखिए साथियों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा के साथ किस प्रकार के धातु को मिलाया जाता है, तो निकेल को मिलाया जाता है, क्रोमियम को मिलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन हमारा जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है। देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है, ठंडा पानी, समुद्र का पानी, गर्म पानी, दिया गया है कि आस्तवित पानी। तो देखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक वाला जो पानी हमारा हो जाएगा ये आपका यहाँ पर हो जाएगा समुद्र का पानी, क्योंकि समुद्र के पानी में देखेंगे तो अधिक जो है लवणता होती है, और जिस पानी में लवणता होती है उसमें आप देखेंगे तो ऊष्मा का सालन जो है काफ़ी आसानी से होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस क्या है। बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रोड्यूसर जो गैस है ये किस गैस को जो है प्रोड्यूसर गैस के रूप में जाना जाता है। तो साथियों बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर गैस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाई, और जो आपके नाइट्रोजन्स होते हैं ये आपका जो है प्रोड्यूसर गैस होते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को साथियों आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चन को आपको याद कर लेना है। आपका कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है ये आपका प्रोड्यूसर गैस कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है। देखिए जिसे हम लोग एलपीजी कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, इसमें कौन सा गंधीय पदार्थ का प्रयोग होता है ये आपको नंबर बताना है। तो आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एथिल मरकैप्टन का। देखिए एथिल मरकैप्टन जो होता है इसको इसलिए एलपीजी के अंतर्गत इसे जो है इंक्लूड किया जाता है, ताकि जब गैस का रिसाव हो तो इसी के कारण से जो है पता चलता है। गैस जो जनरली आप देखेंगे तो एलपीजी जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं होता है, लेकिन इसमें एथिल मरकैप्टन को मिलाने के कारण से ये जो है कहीं से रिसाव अगर होता है तो यही हमें पता चलते हैं, इसी से यही आपके गंध करते हैं।
जिससे हमें पता चलता है। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि बिजली के लैंप का तंतु बना होता है। तो देखिए जनरली जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं विद्युत बल्ब, इसमें जो बना फिलामेंट होता है ये आपके टंगस्टन का होता है, जिसका कि गलनांक की अगर हम बात करेंगे तो लगभग आपका जो है 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। वही साथियों बात करें कि जो विद्युत बल्ब होता है इसमें किस प्रकार के गैस को भरा जाता है, तो इसमें जो है आपका नाइट्रोजन या तो फिर इसमें जो है आपका आर्गन गैस को भरा जाता है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन या फिर जो है आपके आर्गन गैस को इसमें आपके भरे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसी चुम्बक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। तो इसके पहले आप लोग समझिए कि जब भी किसी चुम्बक को गर्म किया जाता है या गिराया जाता है या फिर अगर देखा जाए उसमें तेल लगा दिया जाए या फिर तेल में डुबा दिया जाए, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि वो अपने चुम्बक का जो अस्तित्व है यानी चुम्बकत्व का जो गुण है वो आपके खो देते हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये आपका जो है नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके जो है चुम्बकत्व यानी कि चुम्बक पर क्या असर पड़ता है, तो ये नष्ट हो जाता है। ये अपने चुम्बकत्व को जो गुण होता है ये आपके खो देते हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है, तो यहाँ पर साथियों हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम एन डोडेसिल सल्फेट आपका हो जाएगा, जो कि हमारा संश्लेषित डिटर्जेंट है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, ये आपको हमें बताना है। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिर नेक्स्ट दिया गया है बल का एसआई इकाई है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा, बल का एसआई इकाई क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर न्यूटन। देखिए एक न्यूटन को जो है लिखा जाता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कई बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है एक न्यूटन बराबर कितना होता है, ऑप्शन आपको दिया हुआ रहता है। तो ध्यान रखना एक न्यूटन को ही जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा जाता है। चूंकि इसका खोज जो है न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, इसीलिए उनके नाम पर ही जो है इन चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक आपका जूल होता है, शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका वाट होता है, ताप का एसआई मात्रक आपका केल्विन होता है। इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट बोला जा रहा है कि प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता है, ये आपको हमें बताना है। तो आप देखेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा आयोडीन। ठीक है, ऑप्शन हमारा जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आयोडीन जो होता है एक आपका अधातु है, लेकिन आप देखेंगे तो ये धातु के जैसा जो है गुण को प्रदर्शित करता है। और आयोडीन जो है आपका हेलोजन के अंतर्गत आता है, जिसको कि जैसे कि आप देखेंगे तो आपका क्या है कि जैसे आयोडीन है आपका, इसके अलावा ब्रोमीन है आपका, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, एस्टेनिन है। तो इन सभी को क्या है कि जो हमारे हेलोजन के समूह के अंतर्गत आता है, इन सभी को वर्ग 17 के अंतर्गत आपका रखा गया है। तो याद रखेंगे हेलोजन को कहाँ पर रखा गया आवर्त सारणी में, तो वर्ग 17 के अंतर्गत रखा गया है। ये सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ के वल्कनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। साथियों काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए रबड़ का वल्कनाइजेशन में जो प्रयोग किया जाता है इसमें आपका सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका किया जाता है, सल्फर का किया जाता है। और देखिए रबड़ उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा केरल। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है। बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से दूरदर्शी का नाम क्या है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हब्बल दूरदर्शी। देखिए बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से दूरदर्शी का नाम क्या है, तो हब्बल दूरदर्शी हो जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स आपको पूछा जाता है कि टेलीस्कोप का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं रेटिना या फिर हम लोग कहते हैं दृष्टिपटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और ये जो है आपका वास्तविक और उल्टा बनता है। तो कई बार क्वेश्चन आपके आए हैं कि आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब की प्रकृति होती है या कैसा होता है, तो वास्तविक और जो है उल्टा होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं। देखिए पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं,
तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है। देखिए कास्टिक सोडा हम लोग किसको कहते हैं, तो हमारा जो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है यानी NaOH होता है, इसे हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। इसका केमिकल नाम जो होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बोला जा रहा है कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है, तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। और आप सभी लोग जो कैंडिडेट जो है नोट्स को, सारे नोट्स को अगर आपने नहीं लिया हुआ है, सारे नोट्स जितने भी मैंने जो है प्राइवेट ग्रुप पर चलाया है, आप सभी लोगों को इस नंबर पर बिहार डीएलएड लिख करके आपको SMS करना है। आप सभी लोगों को रिवीजन PDF आपको कंप्लीटली जो है मिल जाएगा, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से जो है सारे क्वेश्चंस को आप लोग जो है रिवीजन कर पाएंगे। रिवीजन PDF सारा कुछ नोट्स वगैरह सारा कुछ जो है ऑल सब्जेक्ट का आपको जो है ग्रुप पर आपको डाला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, ये आपको मेरा बताना है। तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये अन्य सभी ग्रंथि को नियंत्रित करने का काम करता है। जबकि अगर बात करें मानव शरीर का सबसे बड़ी जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड अगर नहीं दिया रहेगा तो आपको यकृत दिया रहेगा, तो आपका यकृत राइट आंसर होगा। यहाँ पर ग्रंथि की बात किया जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है। देखिए ऑक्सीजन रहित यानी कि जिसमें ऑक्सीजन जो है ना हो, ये कौन सा जो है वस्तु है, ये आपको पर बताना है। दिया गया है बालू, सीसा, सीमेंट, केरोसिन। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों सीमेंट। ठीक है, इसी में आपका जो है सीमेंट को बनाने के लिए सिलिका का प्रयोग भी किया जाता है। अगला हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा धोबिया सोडा का सूत्र है, यानी कि जो धोवन सोडा का सूत्र है ये क्या है, बताइए आप लोग। सभी ऑप्शंस को पहले आप लोग देखिए आराम से और ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। तो देखिए दोस्तों, जो धोवन हमारा सोडा होता है इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि धोवन सोडा के एक अणु में जल के कितने परमाणु होते हैं, तो 10 परमाणु होते हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे। तो हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करेंगे तो Na2HCO आपका 3 होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट अगर पूछेगा तो Na2HCO3, जबकि सोडियम कार्बोनेट पूछेगा तो ये आपका Na2CO3 10H2 होता है, जिसे हम लोग धोवन सोडा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा यहाँ से जो है जीके का सेशन आपका शुरू होता है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुहरों से। ठीक है, ध्यान रखना, मुहरों से जो है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की जो है स्रोत जो है आपका ज्ञात होती है। अगला में हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद व पद दोनों में है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद व पद दोनों में है, तो साथ ही यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, यानी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कौटिल्य का बोला जा रहा है कि संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था। देखिए कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला से। इंपॉर्टेंट है, कौटिल्य का संबंध किस विद्यालय से था, ये आपका तक्षशिला हो जाएगा। जबकि साथियों बात करें अर्थशास्त्र का जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो अर्थशास्त्र के जनक के रूप में कौटिल्य को ही जाना जाता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट में देखिएगा तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शंस को पढ़िए पहले ध्यानपूर्वक और अटेम्प्ट लेना है, एक मौखिक टेस्ट के रूप में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अर्जुन जो है अर्जुन देव आपका हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, प्रश्न हमारा कि जो है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जो है जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, तो गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। देखिए मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा, तो गुल आपका जो है गुलबदन बेगम ने। ठीक है, मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किसने लिखा, तो गुलबदन बेगम ने, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि सती प्रथा का निषेध किया गया। सती प्रथा का निषेध किया गया, कब किया गया, 1809, 1829, 1929, 1947, कब किया गया सती प्रथा का जो है विरोध यानी निषेध कब किया गया। तो एग्जैक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 1829 में।
कब किया गया? तो 1829 में, डेट याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि जो है 1917 जो है 17 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। उस समय अगर देखा जाए कि यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो है 1917 के कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी बोला जा रहा है कि एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वंदे मातरम के प्रथम संपादक थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वंदे मातरम जो है ये लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, जबकि राष्ट्रीय गान की बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि वंदे मातरम के प्रथम जो है संपादक कौन थे, ये आपको नंबर बताना है। तो एग्जैक्ट हमारा आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था। देखिए भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया था, एग्जैक्ट अगर आंसर की बात करेंगे तो 24 जनवरी 1950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आप देखेंगे तो जो हमारा राष्ट्रीय साथियों सही है, भारतीय संविधान को लेकर के मुझे लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर आपका सही है, ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हमें लगा कि जो है भारतीय संविधान को जो आपका प्रिपेयर किया गया था, साथ ही आपका लागू किया गया था, उन चीज़ों को लेकर के कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। तो आप देखिए ध्यान रखिएगा कि भारत सरकार ने राष्ट्रगान के बारे में क्वेश्चन हमारा, तो आपका हो जाएगा राइट आंसर 24 जनवरी 1950 आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन फ्रेंड्स किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। ऑप्शन हमारा जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, ये आपको हमें बताना है। तो आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम फतिमा बीबी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी, तो प्रथम से रिलेटेड यानी फर्स्ट टाइम जो भी चीज़ें आपके जो है बने हैं इंडिया के अंतर्गत, इससे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है। वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित, कार्बनिक, वृक्षारोपण। व्यावसायिक खेती कौन सी नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। सबसे पहले तो समझिए इनमें से कौन कौन से आपका जो है व्यावसायिक खेती है जो कि व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो वाणिज्यिक अनाज हो गया, मिश्रित या वृक्षारोपण, ये सभी आपके व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो कार्बनिक यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। प्रश्न में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है। मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है। देखिए मतदाता सूची का परीक्षण कितने वर्षों में होता है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्षों में होता है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7.84। ठीक है, ध्यान रखेंगे 7.84 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके सभी सामने दिया गया है। भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए छोड़ी जो है खेती के लिए जो है, प्रश्न आपका देखिए गड़बड़ हो गया। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है साथियों कि भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। अब बताइएगा आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो एग्जैक्ट जो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं हम लोग वर्तमान प्रति। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन में दिया गया है कि लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है। जैसे कि लोकसभा जो है
जिसका कार्यकाल की अगर हम बात करेंगे तो 5 वर्ष का होता है। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन हमारा जो है सी करेक्ट हो जाएगा, हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है, तो हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा प्रश्न दिया गया है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। देखिए सबसे कम अगर वर्षा पूछा जाता तो आपका राइट आंसर हो जाता गया, लेकिन प्रश्न में है कि सर्वाधिक जो है बिहार के किस जिला के अंतर्गत वर्षा होता है, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। फ्रेंड्स चाय के उत्पादन में अगर देखा जाए तो बिहार में जो सबसे अग्रणी राज्य है जो कि चाय के उत्पादन के लिए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। और किशनगंज के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वर्षा भी आपके जो है सर्वाधिक मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है। देखिए संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है ये आपको हमारा बताना है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख जो है उमलिंग ला दर्रा। ठीक है, संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है, तो लद्दाख उमलिंग ला दर्रा आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी। देखिए जो पहला विश्व युद्ध हुआ था ये आपका जो है 1914 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में हुआ था, और जो कि आपका जो है 18 तक आपका चला था। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1939 में शुरू हुआ था, जो कि 45 तक आपका चला था। तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत की थी, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए यहाँ पर साथियों आपका जो राइट आंसर हो जाएगा किसने प्रस्तुत किया था ये आपको पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, किनके द्वारा किया गया था, तो ये आपका जो है वुड्रो विल्सन के द्वारा किया गया था। रिपीट कर लेना आप सभी लोग। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री योजना किसने प्रस्तुत किया था, तो वुड्रो विल्सन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 2 सेट में जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको चीज़ों को कवर करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब जैसे करेंगे तो घंटी का जो निशान आपको दिखता है ऑल पे आपको सेट कर लेना है क्लिक करके, ताकि जब क्लास अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।